गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 2 में पार्ट 1 शेयर पूंजी के हिसाब, उसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको शेयर जब्ती से संबंधित क्वेश्चन नंबर 12 को करवाया था, जिसमें आपको अच्छी तरह से मैंने शेयर जब्ती से संबंधित जो 3 रोजनामचा है, शेयर जब्त करते समय, जब्त किए गए शेयर को पुनः प्रकाशित करते समय और शेयर जब्ती की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाते समय, ये तीनों रोजनामचाओं का मैंने आपको रिवीजन करवाया था और क्वेश्चन नंबर 12 करवाया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है, उसको हम पूरा करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 13 कोशिश करूँगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। निम्नलिखित विवरणों पर से कंपनी की बही में शेयर जब्त करने की और उसे पुनः प्रकाशित करने की प्रविष्टियां लिखिए। पहला, आवंटन के प्रति शेयर 14 10 प्रीमियम के साथ और प्रथम और अंतिम मांग के प्रति शेयर 3 नहीं भरने पर कंपनी ने, नहीं भरने पर आवंटन का भी नहीं भरा है और प्रथम और अंतिम मांग का भी नहीं भरा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आवंटन के समय 10 रुपया प्रीमियम भी है, ठीक है। नहीं भरने पर कंपनी ने कटारा ने धारण किए 10 के एक ऐसे 1200 इक्विटी शेयर जब्त किए और वो सभी शेयर दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किए जो कनू ने खरीदे थे। किसने खरीदे थे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किया है। तो सबसे पहले तो जब्त करते समय क्वेश्चन नंबर 13 का पहला और उसका पहला रोजनामचा, जब्त करते समय रोजनामचा क्या होता है, तो इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार, जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत। तो जब्त किया गया शेयर कितना है 1200 और मूल कीमत कितना है 10 लिखा है। धारण किए 10 रुपए के एक ऐसे 1200 इक्विटी शेयर, तो मूल कीमत 10 है, तो 1200 गुणे 10 12,000। हाँ, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि 12वें के जो हम तीनों सवाल किए थे उसमें किसी में भी प्रीमियम उधार नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसमें 2 सवालों में तो प्रीमियम का नाम ही नहीं था और एक सवाल में था भी, तो उसने क्या किया था, प्रीमियम का रकम भर दिया था। और आज जो सवाल है उसमें आवंटन में प्रीमियम है, लेकिन कटारा का आवंटन भी बाकी है। कटारा जो शेयर धारक का नाम है उसका आवंटन भी बाकी है, तो आवंटन बाकी है तो इसका मतलब प्रीमियम भी बाकी है, और प्रीमियम की रकम अगर बाकी हो तो इसी पहले रोजनामचा में इक्विटी शेयर प्रीमियम खाता उधार होता है। कितना? तो जब्त किया गया शेयर गुणे बाकी प्रीमियम। तो जब्त किया गया शेयर कितना है 1200 और आवंटन के समय प्रीमियम कितना है 10, तो 1200 गुणे 10 ये भी कितना होगा 12,000। फिर इक्विटी शेयर जब्ती खाते का, ये हमें डिफरेंस से मिल जाएगा। और क्या क्या नहीं भरने के कारण इसके शेयर जब्त किए हमने, तो आवंटन और प्रथम और अंतिम मांग, यानी आवंटन और मांग नहीं भरने के कारण। तो अप्राप्त आवंटन खाते का, अप्राप्त मांग खाते का, अप्राप्त आवंटन खाते का और अप्राप्त मांग खाते का। अप्राप्त आवंटन और अप्राप्त मांग नहीं भरने के कारण कंपनी ने इसके शेयर क्या किए हैं, जब्त किए हैं। तो अप्राप्त आवंटन खाते का कितना, तो इसके शेयर की संख्या कितनी है 1200 और आवंटन का कुल मिलाकर कितना रुपया है 14, तो 1200 गुणे 14, अप्राप्त आवंटन में 1200 गुणे 14 कितना होगा 16,800। अप्राप्त मांग खाते का कितना, तो 1200 गुणे 3 3600। अब आपको 12 24,000 में से 16,800 और 3600 माइनस करना है, तो ये भी कितना होगा 3600। यानी कंपनी को 1200 शेयर पर जब्ती से लाभ कितना हुआ है 3600। अब कंपनी ने क्या किया है, दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किया। बट्टा कितना देना है, कितने से पुनः प्रकाशित करना है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो मालूम पड़ा ना कि बट्टा से पुनः प्रकाशित किया है। तो बट्टा से पुनः प्रकाशित किया है मतलब रोजनामचा फिक्स हो गया आपका कि बैंक खाता उधार बट्टा से किया है, इसलिए इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। इन तीनों में से आपको लास्ट वाला मालूम है, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का सेम ही शेयर हमने पुनः प्रकाशित किया है, मतलब 1200 गुणे 10 12,000। ये हमें 3 में से एक पता चल गया 12,000। अब अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित करने का मतलब मैंने आपको सिखाया हुआ था शर्त नंबर 4 या 5 में कि अधिक से अधिक बट्टा का मतलब ये होता है कि जितना हमें जब्ती से लाभ हुआ, हमें मतलब कंपनी को जितना जब्ती से लाभ हुआ है उतना ही कंपनी बट्टा दे सकती है।
यानी दूसरे रोजनामचा के जब्ती की रकम पहले रोजनामचा की जब्ती जितनी होगी। तो पहले रोजनामचा की जब्ती की रकम कितनी है 3600, तो दूसरे रोजनामचा की जब्ती की रकम भी कितनी होगी 3600। और जब ये 3600 होगा तो इसमें से ये घटा कर आपको ये मिल जाएगा 8400। अगर आपको ये भी पता करना है कि कितने रुपए से पुनः प्रकाशित किया हो, खैर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पता करना हो तो आप 8400 को शेयर की संख्या यानी 1200 से भाग लगा देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 7 रुपये से पुनः प्रकाशित किया होगा। 8400 भागे 12 करेंगे 1200 करेंगे तो कितना रुपया आएगा 7 रुपया। 8400 भागे 1200 करेंगे कितना आएगा 7 रुपये से पुनः प्रकाशित किया होगा और 3 रुपया क्या दिया होगा बट्टा दिया होगा। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा आपको, लेकिन ऐसे खैर उसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। और तीसरा रोजनामचा नहीं आएगा। तीसरा रोजनामचा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले रोजनामचा की जब्ती की रकम और दूसरे रोजनामचा की जब्ती की रकम सेम है। तो 3600 में से 3600 अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा 0। इसकी वजह से तीसरा रोजनामचा नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका 13वें का पहला सवाल। दूसरा सवाल, रमेश ने एक कंपनी के 10 रुपये के एक ऐसे 600 इक्विटी शेयर धारण किए। रमेश के कितने शेयर है 600, 10 रुपये का एक ऐसा। उन्होंने कंपनी को आवेदन के समय प्रति शेयर 3 और आवंटन के समय प्रति शेयर 2.50 की दर से चुकाए थे। यानी उन्होंने कंपनी को कितना रुपया भर दिया है 5.5 रुपया भर दिया है 600 शेयर पर। आगे, परंतु प्रथम मांग के प्रति शेयर 2 रुपये नहीं भरे थे। कंपनी ने अंतिम मांग मंगाने से पहले, अंडरलाइन कर दीजिएगा, कंपनी ने अंतिम मांग मंगाने से पहले योग्य कार्यवाही करने के बाद उपरोक्त शेयर जब्त किए और प्रति शेयर 4 रुपये बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किए जो सुरेश ने खरीदे। ऐसा भी हम बड़े सवालों में सीख चुके हैं। अंतिम मांग से पहले अगर हमने जब्त कर लिया होगा तब मूल कीमत 10 नहीं माना जाएगा। कितना माना जाएगा? तो अंतिम मांग को छोड़कर बाकी जितना होगा उतना माना जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या मंगवाया है? तो हमने आवेदन का उसके पास से मंगवाया है 3, आवंटन का 2.5 और प्रथम मांग का 2, यानी 3, 2, 5, 2, 7, 7.5 रुपया मंगवाया है। भले उसने प्रथम मांग नहीं भरा है लेकिन प्रथम मांग मंगवाया है, यानी 7.5 रुपया, 7 रुपया 50 पैसा मंगवाया है। अंतिम मांग का नहीं दिया है, यानी बाकी का अंतिम मांग होगा जो हमने उससे नहीं मंगवाया है। तो इस सवाल में जब्त करते समय जब हम मूल कीमत जो 10 लिखते हैं वो 10 नहीं आएगा। कितना आएगा? 7 रुपये 50 पैसा। हमने किया हुआ है ऐसा ही सवाल नंबर 16 और सवाल नंबर 17 में हमने इस टॉपिक को सीखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 में। तो वो बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा सवाल और उसका पहला रोजनामचा, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार, जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत। तो जब्त किया गया शेयर कितना है रमेश का 600, मूल कीमत 10 है लेकिन हम 10 नहीं लेंगे, कितना लेंगे यहाँ पे 600 गुणे 7.5। क्यों 7.5 या 7.50 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, दोनों का मतलब एक ही हुआ, 7.5 या 7.50, क्योंकि अंतिम मांग से पहले ही जब्त कर लिया गया है। सुरेश को कंपनी ने अंतिम मांग मंगाने का मौका भी नहीं दिया, अंतिम मांग भरने का दूर की बात है, अंतिम मांग मंगवाया भी नहीं है सुरेश से। जैसे ही उसने प्रथम मांग नहीं भरा, कंपनी ने अंतिम मांग से पहले ही इन शेयरों को जब्त करके 4 रुपये बट्टा से पुनः प्रकाशित कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, तो अंतिम मांग से पहले तक कितना रुपया कंपनी ने मंगाया हुआ है? तो आवेदन का 3 रुपया, आवंटन का 2.5 रुपया और प्रथम मांग का 2 रुपया, यानी 3, 2, 5, 2, 7.5 रुपया कंपनी ने कुल मिलाकर मंगवाया हुआ है। तो 600 गुणे 7.5 4500। इक्विटी शेयर जब्ती खाते का ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्योंकि उसने 5.5 रुपया भरा हुआ है, तो 600 गुणे 5.5 करके भी निकाल सकते हैं, या जैसे हम डिफरेंस से निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे। अप्राप्त सिर्फ उसने क्या नहीं भरा है? प्रथम मांग। तो अप्राप्त प्रथम मांग खाते का या इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का कितना? तो 600 गुणे प्रथम मांग का कितना रुपया है? तो 2 रुपया है। तो 600 गुणे 2 1200, 4500 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3300, 3300। ये पहला रोजनामचा हो गया। दूसरा रोजनामचा, कंपनी ने क्या किया है? 4 रुपये बट्टा से पुनः प्रकाशित किया है। तो 4 रुपये बट्टा से पुनः प्रकाशित किया, कब किया है? तो ये भी अंतिम मांग के पहले ही। तो बट्टा से किया है तो सबसे पहले रोजनामचा फिक्स हो जाएगा। बैंक खाता उधार कितने रुपए से किया हुआ है वो नहीं दिया है, 4 रुपये से नहीं किया है, 4 रुपये बट्टा से किया है, यानी बट्टा 4 रुपया है। बट्टा को हम क्या बोलते हैं दूसरे रोजनामचा में? इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी गलती होती है। क्या गलती होती है कि 4 रुपया बट्टा है, यानी यहाँ पे 600 गुणे 4 होगा, तो बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे 600 गुणे 6 होगा। नहीं, 600 गुणे 6 कब होता? जब मूल कीमत 10 होता। मूल कीमत 10 है नहीं, मूल कीमत कितना है? 7.50 है।
और मूल कीमत अगर 7.50 है तो अगर यहाँ पे 4 रुपया बट्टा है, मतलब हमने कितने रुपए से पुनः प्रकाशित किया होगा? 3.50 रुपये से पुनः प्रकाशित किया होगा, क्योंकि मूल कीमत कितना है? 7.5 रुपया, और 7.5 रुपये में से 4 रुपया बट्टा दिया हुआ है, यानी हमने 3.5 रुपये से पुनः प्रकाशित किया होगा। तो कितना आएगा? 2100, 2400 और 600 गुणे 7.50, वही का वही 4500। तो ये दो जगह पे आपको ध्यान रखना था कि 7.50 लेना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो वहाँ पे ध्यान रहेगा, तो यहाँ पे तो सेम टू सेम ही रहता है। तीसरा, जब्ती की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाने पर, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का नंबर 1 माइनस नंबर 2, यानी नंबर 1 में जब्ती से लाभ कितना हुआ है? तो 3300, और नंबर 2 में जब्ती से नुकसान कितना हुआ है? 2400। 3300 माइनस 2400, 900। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा, एक कंपनी ने प्रत्येक रुपए 100 का, ध्यान रखिएगा अभी तक जितने भी सवाल थे, जितने भी उदाहरण थे, मोस्ट ऑफली 10 रुपए का शेयर हुआ करता था। इस बार पहली बार है कि एक कंपनी ने प्रत्येक रुपए 100 का जो 20% प्रीमियम से निगमित किया, यानी 100 रुपये का शेयर है और 20% प्रीमियम, यानी प्रीमियम का कितना रुपया होगा? 20 रुपया। पहले ऐसा भी है, पहली बार की मूल कीमत ज़्यादा है और प्रीमियम कम है। मूल कीमत कितना है? 100, और प्रीमियम की रकम 20 रुपये, 20% की दर से कितना रुपया? 20 रुपया। ऐसे 400 शेयर जब्त किए गए। इन शेयरों पर प्रति शेयर 80 प्रीमियम के साथ मंगवाए गए थे। 80 ही रुपया मंगवाया गया है, यानी मूल कीमत अभी फिलहाल 80 ही है, और वो भी प्रीमियम के साथ, तो मूल कीमत 80 भी नहीं हुआ, 80 में से 20 तो प्रीमियम का हो गया, तो मूल कीमत कितना माना जाएगा? 60। आगे, इन शेयरों पर आवंटन के प्रति शेयर 50 प्रीमियम के साथ नहीं मिलने पर इन शेयरों को प्रथम और अंतिम मांग मंगाने से पहले ही जब्त कर लिया गया। प्रथम और अंतिम मांग से पहले ही जब्त कर लिया गया, यानी मूल कीमत पूरा का पूरा 100 नहीं माना जाएगा, कितना माना जाएगा? 60, क्योंकि कंपनी ने कितना मंगवाया है? 80 में से 20 रुपया क्या है? प्रीमियम है, तो मूल कीमत कितना माना जाएगा? 60। और कुल कीमत कितना है? कुल तो 100 है, लेकिन कंपनी ने क्या किया? प्रथम और अंतिम मांग से पहले ही जब्त कर लिया है, और ये शेयर संपूर्ण भरपाई के रूप में प्रथम और अंतिम मांग से पहले 36,000 रुपये में पुनः प्रकाशित किया। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि प्रथम और अंतिम मांग से पहले पुनः प्रकाशित किया है, फिर भी हमें मूल कीमत 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ड है संपूर्ण भरपाई, वहाँ पे अंडरलाइन करिए। संपूर्ण भरपाई का मतलब पूरा कीमत गिनकर, ऐसा हो तो कोष्टक में लिख लीजिएगा। संपूर्ण भरपाई का मतलब होता है पूरा कीमत गिनकर, या संपूर्ण कीमत के रूप में, बराबर। तो वो थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए पहले पहला रोजनामचा लिखते हैं, 13वें का तीसरा, और तीसरे के लिए पहला रोजनामचा, शेयर जब्त करते समय। इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत। तो जब्त किया गया शेयर कितना है? 400, और मूल कीमत कितना है? 60। मैं समझाता हूं कैसे। कितना होगा ये? 24,000। कैसे आया 60? तो कंपनी ने अभी प्रथम और अंतिम मांग से पहले ही जब्त कर लिया, मतलब प्रथम और अंतिम मांग नहीं मंगवाया है। तो कितना मंगवाया है कंपनी? तो साफ साफ शब्दों में लिखा है, कंपनी ने 80 रुपया मंगवाया, और 80 रुपये में प्रीमियम कितना है? तो 20 रुपया है। तो अगर प्रीमियम 20 रुपया है तो मूल कीमत कितना होगा? 60। उसके बाद एक शेयर धारक है जिसने क्या नहीं भरा है? तो आवंटन नहीं भरा, और आवंटन में प्रीमियम भी है। तो अगर कंपनी किसी शेयर धारक ने प्रीमियम की रकम नहीं भरी होगी तो इसी रोजनामचा में इक्विटी शेयर प्रीमियम उधार होगा। कितना? तो जब्त किया गया शेयर गुणे बाकी प्रीमियम। तो जब्त किया गया शेयर कितना है? 400, और प्रीमियम का कितना रुपया है? 20, तो कितना होगा? 8,000। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर जब्ती खाते का, ये हम डिफरेंस से निकाल लेंगे। अप्राप्त आवंटन खाते का, या इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। ये दोनों वर्ड इसलिए बोलता हूं दोस्तों कि कई जगह पे अलग अलग तरीके से लिखवाते हैं। कई जगह पे अप्राप्त लिखा जाता है, कई जगह पे इक्विटी शेयर लिखते हैं कई लोग, तो दोनों के दोनों ही सही है। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखने के तरीके में फेर होता है, लेकिन बोर्ड में जब पेपर चेकिंग के लिए हमें सोल्यूशन मिलता है तो उस सोल्यूशन में दोनों ही मेथड से दिया होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। तो अप्राप्त आवंटन खाते का कितना शेयर है? उसके 400, और आवंटन का कुल मिलाकर कितना है? 50। तो 400 गुणे 50 करेंगे तो कितना होगा? 20,000। 24 और 8 कितना होता है? 32,000। 32,000 में से 20,000 घटाएंगे तो आपको जब्ती से लाभ कितना मिलेगा? 12,000। अब कंपनी ने क्या किया है? 36,000 से पुनः प्रकाशित कर दिया है। अब 36,000 से पुनः प्रकाशित किया है तो बट्टा से किया है कि जब्ती प्रीमियम से किया है, तो अब मूल कीमत आपको कितना गिनना है? पूरा 100 गिनना है।
क्यों 100 गिनना है? क्योंकि संपूर्ण भरपाई लिखा हुआ है। शेयर की संख्या कितनी है? 400, और 400 को अगर मूल कीमत 100 से गुना करेंगे तो कितना होता है? 40,000 होता है। कितना होता है? 400 गुने 100 करेंगे तो 40,000। और पुनः प्रकाशित कितने से किया गया है? 36,000 से। इसका मतलब कैसे किया हो गया होगा? बट्टा से किया गया होगा। तो बैंक खाता उधार 36,000, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार, ये हमें ऐसे भी मिल सकता है लेकिन हम डिफरेंस से ही निकाल लेंगे, और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। हाँ, अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं। प्रश्न ये पूछते हैं कि सर इस बार भी तो हमने प्रथम और अंतिम अंक से पहले ही पुनः प्रकाशित किया है, लिखा भी है, तो इस बार मूल कीमत फिर 60 की जगह 60 ही क्यों नहीं लिया? जैसे कि इस सवाल में हमने लिया था, यहाँ पे भी 7.50 और यहाँ पे भी 7.50 मूल कीमत के रूप में, लेकिन वहाँ पे 60 और यहाँ पे 100 क्यों ले रहे हैं? दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कहा गया था, लेकिन इसमें क्या कहा गया है? संपूर्ण भरपाई के रूप में पुनः प्रकाशित किया। संपूर्ण भरपाई का मतलब पूरा कीमत समझ कर या मान कर, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे लिया गया है 400 गुणे 100। अगर ऐसा वो संपूर्ण भरपाई वाला शब्द अगर नहीं होता तो यहाँ पे भी 400 गुणे 60 ही कहा जाता, और तब कंपनी को उल्टे फायदा हो रहा होता, यानी प्रीमियम माना जाता। लेकिन 400 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ 40,000 आएगा। इसका मतलब कंपनी को पुनः प्रकाशित संपूर्ण भरपाई के रूप में अगर कंपनी पुनः प्रकाशित करती है 36,000 में, तो कंपनी को 4,000 रुपये का नुकसान होता है, यानी एक तरह से बट्टा देना पड़ता है 4,000 रुपये का। और तीसरा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे समझना था, बाकी तीसरे में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे करते हैं वैसे ही। इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का नंबर 1 माइनस नंबर 2। नंबर 1 में जब्ती से फ़ायदा कितना हुआ है? तो नंबर 1 में जब्ती से फ़ायदा हुआ है 12,000 का, और नंबर 2 में जब्ती से नुकसान कितने का हुआ है? तो 4,000 का। तो 12,000 माइनस 4,000, 8,000, 8,000। दोस्तों ये जो दूसरा रोजनामचा है, इसमें कई लोग अग्रिम प्राप्त मांग का भी असर करते हैं, लेकिन वो करना कोई ज़रूरी नहीं है। वो करने से आपका कन्फ्यूजन और बढ़ेगा, इतना करेंगे तो भी चलेगा। बता इसलिए दिया है कि अगर करेंगे तो वो भी गलत नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो शॉर्ट क्वेश्चन था, जो शेयर जब्ती से संबंधित था, काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसी बहाने आपका जब्ती का रिवीजन भी हो गया। तो ये हमने आज पूरा कर लिया, और इसी की तरह सेम टू सेम मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। पेज नंबर 29, उदाहरण नंबर 10। निम्नलिखित व्यवहारों पर से कंपनी की बही में शेयर जब्ती से संबंधित और शेयर पुनर्निगमित करने के संदर्भ में प्रविष्टि प्रसार कीजिए। आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा उदाहरण नंबर 10। उसमें अ, ब, क, ड, ई यानी 5 प्रश्न है। तारीख दिया है तो घबराना नहीं है, तारीख दिया है तो जैसे जैसे तारीख दिया है वैसे वैसे तारीख लिखना है। लास्ट के दोनों में तारीख सेम रहेगी, ठीक है। तो तारीख दिया हुआ है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको भी तारीख डाल देना है जैसे उन्होंने कहा है। तो ये उदाहरण नंबर 10 को आप होमवर्क के रूप में करिएगा, तो आपको शेयर जब्ती लगभग पूरा अच्छी तरह से आ जाएगा। ऐसे ही एग्जाम के रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।